तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। और आज की क्लास आपके लिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग सभी टॉपिकों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर अप करने वाले हैं, जो कि अभी तक आपके एग्जाम में बने हुए हैं। तो एक तरीके से आपकी इस CDP की कंप्लीट मैराथन होने वाली है, जिसमें कि आपको सभी टॉपिकों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे, पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि ये क्वेश्चन आपका सीटेट जून 2022 में बना। विकास पैर से सिर की ओर होता है। देखिए, जो विकास के शीर्षगामी का सिद्धांत है वो क्या कहता है, जो विकास होता है हमारा वो कैसे होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। इसका नाम ही है शीर्षगामी, ठीक है, सेफलोकॉर्डल यानी सिर से पैर की तरफ। तो ये क्या कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा, पैर से सिर की ओर नहीं होता है। ठीक है, विकास केंद्र से छोरों तक होता है। देखिए, जो विकास के अधोगामी का सिद्धांत है, ठीक है, वो क्या कहता है कि जो हमारा विकास होता है वो बॉडी के सेंटर से स्टार्ट होता है। यानी हमारी बॉडी का सेंटर क्या होता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ से हमारा विकास शुरू होता है और बाहरी भाग की तरफ होता है। यानी जो पहले हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसका विकास होता है, फिर जो हमारा हृदय होता है उसका विकास होता है, उसके बाद में जो हमारी बाकी के अंग होते हैं उनका विकास होता है। यानी बॉडी के सेंटर से हमारा विकास शुरू होता है और बाहरी भाग की तरफ चलता है। ठीक है, तो ये विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है, अधोगामी सिद्धांत कहता है। ठीक है, यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत कहता है। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर शीर्षगामी पूछ रखा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। विकास छोरों से केंद्र की ओर बढ़ता है। देखिए, छोरों से केंद्र की ओर नहीं होता है, केंद्र से छोरों की तरफ होता है, यानी मध्य से बाहरी भाग की तरफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन आपका सीटेट दिसंबर 2018 में बना। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी बॉडी के सेंटर से, ठीक है, यानी केंद्र से बाहर भाग की तरफ विकास की बात हो तो वहाँ पर आपका क्या होगा, विकास के अधोगामी का सिद्धांत होगा, जो कि क्या कहता है कि जो हमारा विकास होता है बॉडी के सेंटर से स्टार्ट होता है और बाहरी भाग की तरफ चलता है ना। तो विकेंद्रित विकास का सिद्धांत ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। तो सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी बॉडी के मध्य से स्टार्ट हो रहा है और बाहरी भाग की तरफ चल रहा है। ठीक है, इसे ही विकास के अधोगामी का भी सिद्धांत कहते हैं, या फिर सेंटर टू पेरिफेरा, या फिर प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं, है ना। तो तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। सोपानी विकास का सिद्धांत यहाँ पर नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, जो कि सीटेट जुलाई 2019 में बना। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। यही जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए जो विकास है हम इसको सटीक रूप से जो है नहीं माप सकते। ठीक है, इसकी जो गति है हम इसको सटीक यानी कि पक्के तौर पर इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कुछ हद तक इसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि हमारे मस्तिष्क का विकास कितना होगा। ठीक है, तो जो विकास की गति होती है उसको हम सटीक एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित नहीं होती है, इसमें हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है ना। तो यही बात गलत है और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो विकास की दर होती है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। यानी इस चीज़ को जरा यहाँ पर समझिए कि एक बच्चा है, ठीक है, वो हो सकता है कि 1 ही साल में बोलना सीख जाए, बट यहाँ पर कोई दूसरा बच्चा है, ठीक है, हो सकता है कि इसको जो है 2 साल बोलने में लग जाए या फिर 1.5 महीने बोलने में लग जाए। ठीक है, यानी हर बच्चे में जो विकास की दर है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग समय पर बच्चों का जो है विकास होता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किस तरीके का बच्चे को जो है यहाँ पर हेरिडिटी मिली हुई है, किस तरीके का बच्चा जो है इन्वायरमेंट में रहता है, तो ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात भी सही है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमसे तो पूछा हुआ था कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर थर्ड क्या दे रखा है, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, विकास क्या होता है, एक सीक्वेंस में चलता है, एक ऑर्डर में चलता है। यानी हर बच्चा जो है पहले शिशुअवस्था में आएगा, फिर बाल्यावस्था में आएगा, फिर किशोरावस्था में आएगा, फिर वयस्कतावस्था में आएगा। तो इन स्टेज जो अवस्थाएं इनसे तो होकर के हर एक बच्चा जो है गुजरेगा यहाँ पर। ठीक है, हर एक बच्चा शिशुअवस्था में आएगा, बट जो समय है
वो अलग अलग हो सकता है हर बच्चे के लिए, ठीक है। यानी कि मैंने भी आप लोगों को बताया कि जो विकास की दर होती है, जो समय होता है, वो क्या होता है, हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है, बट इन स्टेजेस से होकर के हर बच्चा गुजरेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। तो ये भी सही है, तो ये भी नहीं होगा। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। देखिए ये भी बात आपका यहाँ पर सही दे रखा है। जो विकास होता है ये क्या होता है, समय के साथ धीरे धीरे अनफोल्ड होता है। ऐसा तो है नहीं कि आज एक बच्चे ने जन्म लिया और तुरंत ही वो चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है। बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद में बैठना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, उसके बाद चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, ठीक है। तो विकास क्या होता है, समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है। तो ये भी बात सही है, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट दिसंबर 2019 में बना। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिक तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात, क्योंकि जो मानव का विकास होता है यानी जो हमारा डेवलपमेंट होता है, ये क्या होता है, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ही तो गुणनफल होता है। कुछ चीज़ें हमें हमारे हेरिडिटी से यानी कि आनुवंशिकता से मिलती है और कुछ चीज़ें हम अपने इन्वायरमेंट से ग्रहण करते हैं, ठीक है। और इन्हीं दोनों का परिणाम क्या होता है, हमारा विकास होता है यानी कि हमारा डेवलपमेंट होता है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट दे रखा है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। देखिए जो हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, यानी हर बच्चा जो है दूसरे बच्चे से अलग है, अलग तरीके से चीज़ों को देखता है, सोचता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या होता है, क्या सिर्फ हमारी हेरिडिटी होती है इसका कारण? नहीं, बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, वो चीज़ें उसको क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर बच्चा जो है किसी दूसरे संस्कृति में रह रहा है तो वो उस तरीके की चीज़ों को फॉलो करेगा, ठीक है। और एक बच्चा जो है किसी दूसरी संस्कृति में रह रहा है, दूसरे समाज में रह रहा है, तो वो उस तरीके की चीज़ों को फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसमें हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है, सिर्फ हेरिडिटी का नहीं होता है। तो ये नहीं होगा। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। देखिए नहीं, सिर्फ परिवेश की बात हो या फिर सिर्फ जो है आनुवंशिकता की बात हो तो वो ऑप्शन आपका वहाँ पर नहीं होगा। दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा क्योंकि हेरिडिटी भी हमारी इंपॉर्टेंट होती है, जो हमारी आनुवंशिकता होती है। मानव विकास न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण से प्रभावित होता है, तो ये तो किसी भी तरीके से सही नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट फरवरी 2015 में बना। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, एक बच्चा खाली स्लेट के समान होता है, उसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। देखिए सिर्फ परिवेश की बात हो रही है, बट हमारी हेरिडिटी भी तो इम्पॉर्टेंट होती है। जो भी बच्चे को चीज़ें मिलती है या तो उसको हेरिडिटी से मिलेंगी या तो बच्चा अपने इन्वायरमेंट से ग्रहण करेगा। तो सिर्फ परिवेश के द्वारा हम उसके आकार को नहीं डाल सकते, इसमें हमारी हेरिडिटी का भी रोल होता है। तो ये तो ऑप्शन आपका नहीं होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इस चीज़ को समझिए, प्रकृति का मतलब क्या हो गया, यानी जो चीज़ें हमें नेचुरली मिली हुई हैं, यानी कि हमारी हेरिडिटी, हमारी आनुवंशिकता, ठीक है। ये क्या है, ये एक नेचुरली प्रोसेस है, हमें नेचुरली मिला हुआ है, प्राकृतिक रूप से मिला हुआ है, ठीक है। और इसका हम पालन पोषण कहाँ पर करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में, अपने वातावरण में। तो यहाँ पर जो प्रकृति शब्द है इसका संबंध किससे होता है, हमारी हेरिडिटी से, हमारी आनुवंशिकता से। और जो पालन पोषण शब्द है इसका संबंध किससे होता है, हमारे इन्वायरमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ना दे करके, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण ना दे करके क्या दे रखा है, प्रकृति और पालन पोषण, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है चीज़ों के, यहाँ पर आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि क्या ये क्वेश्चन में कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्या दे रखा है, बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर बच्चा जो है किसी दूसरे समाज संस्कृति में रह रहा है तो वो उस तरीके की चीज़ें फॉलो करेगा, ठीक है। बट यहाँ पर दे रखा है कि जो है आनुवंशिकता ही सब कुछ डिसाइड करती है, तो ये तो ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभाव की बहुत कम महत्व देता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। देखिए परिवेशीय प्रभाव जो है बहुत कम नहीं होते, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कम होता है कौन ज़्यादा होता है ये हम नहीं कह सकते, तो ये भी आपका नहीं होगा आपका यहाँ पर। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है, वंशानुक्रम तथा परिवेश
अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात, हमारी हेरिडिटी भी हमारे विकास में इम्पोर्टेंट रोल निभाती है और हमारा इन्वायरमेंट भी, दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे विकास के लिए। एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्या है आपका, अब ये क्वेश्चन जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। ये क्वेश्चन आपका सीटेड जून 2011 में बना। देखिए जो हमारी हेरिडिटी होती है ये क्या होती है, बिल्कुल फिक्स्ड होती है, यानी एक अस्थायी संरचना होती है, ठीक है, क्योंकि इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो चीज़ें एक बार हमें हमारी हेरिडिटी से मिल गई इसको हम चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते इसका। जैसे कि हमारी जो आँखों का रंग होता है, आपने देखा ही होगा बहुत सारे लोगों की जो है ब्लू आइज़ होती है, बहुत सारे लोगों की ब्लैक आइज़ होती है, यानी कि जो आँखों का रंग होता है वो नीला होता है, काला होता है, ठीक है, भूला होता है। तो ये क्या होता है, बिल्कुल फिक्स्ड होता है, अस्थायी होता है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। अभी बहुत सारे लोग जो है लेंसेज का यूज कर रहे हैं तो नेचुरली नहीं हो रहा है, ठीक है, वो कृत्रिम तरीके से हम कर रहे हैं, इसको हम नेचुरली रूप से चेंज नहीं कर सकते। ये क्या होती है, बिल्कुल फिक्स्ड होती है, स्थायी होती है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, जो चीज़ें हमें हमारी हेरिडिटी से एक बार मिल गई वो मिल गई, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, यानी ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है, स्थिर होता है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। गत्यात्मक नहीं होता है, प्राथमिक भी नहीं होता है, यहाँ पर फिक्स्ड होता है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, मुख्य रूप से, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सीटेड जनवरी 2012 में पूछा गया। आँखों का रंग, बिल्कुल सही बात है, यही क्या है, मुख्य रूप से हमारी हेरिडिटी से संबंधित है, क्योंकि इसमें हमारे इन्वायरमेंट का रोल नहीं होता है। जो चीज़ें एक बार हमें मिल गई वो मिल गई, ठीक है। तो जो हमारा आँखों का रंग होता है इसमें सिर्फ हमारी हेरिडिटी की ही भूमिका होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा था, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। तो देखिए जो समाज से हम चीज़ें सीखते हैं, बच्चा जन्म के बाद सामाजिक होता है, ठीक है, जन्म से पहले वो सामाजिक नहीं होता है, तो इसमें सिर्फ हमारे इन्वायरमेंट का रोल होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हेरिडिटी के बारे में पूछ रखा है, समकक्षीय व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिभूति, तो यहाँ पर भी इन्वायरमेंट हो जाएगा आपका। चिंतन पैटर्न, देखिए जो हमारा चिंतन पैटर्न होता है इसमें हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का ही रोल होता है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से पूछा है, इसलिए हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। वैसे तो ये भी आपका होना चाहिए, बट मेन मुख्य रूप से पूछा हुआ है तो यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये क्वेश्चन आपका सीटेड जुलाई 2019 में बना। देखिए जो बच्चे का समाजीकरण होता है, ठीक है, इसके दो कारक होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण का प्राथमिक कारक, और एक होता है आपका समाजीकरण का द्वितीयक कारक। अब प्राथमिक कारक क्या होता है, जहाँ से बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, प्रारंभ होती है, वो क्या होता है, समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है, यानी कि हमारी फैमिली, क्योंकि बच्चा परिवार में ही सबसे पहले जन्म लेता है और वहीं से उसका समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो परिवार क्या होता है, समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बना हुआ है कि परिवार जो है समाजीकरण का कौन सा कारक है, तो मुख्य एजेंसी है, अगर मुख्य एजेंसी पूछे तो भी परिवार, प्राथमिक कारक पूछे तो भी परिवार, ठीक है। ये लोग जो है हिंदी में जो वर्ड होते हैं उनको चेंज करके आपके एग्जाम में देते हैं, तो आपको इंग्लिश में ही याद रखना है, प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर कौन सी चीज़ आएगी, आपका परिवार, ठीक है। उसके बाद देखिए परिवार के बाद बच्चा विद्यालय से चीज़ों को सीखता है, परिवार के बाद बच्चा जो है मीडिया से चीज़ों को सीखता है, तो ये सारे क्या होते हैं, सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो द्वितीयक कारक क्या हो जाएंगे, हमारा विद्यालय हो जाएगा, मीडिया हो जाएगा, समाज हो जाएगा, संस्कृति हो जाएगा, ये क्या होंगे, द्वितीयक कारक होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने पास पड़ोस को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कभी कभी ये लोग जब परिवार के साथ में आपको पास पड़ोस को देंगे तो वहाँ पर वो प्राथमिक कारक के अंदर काउंट होगा, बट वहीं पर अगर विद्यालय के साथ में आपको पास पड़ोस दे दें तो वो द्वितीयक कारक के अंतर्गत काउंट होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन के ऊपर आपके डिपेंड करता है किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है। अभी मैं उस तरीके का क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पर कराऊंगी, ठीक है, ताकि आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो पाए। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो देखिए बच्चा मीडिया से भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है। आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में जो है छोटे बच्चे हैं तो अक्सर करके जो है मोबाइल में कार्टून देखते हैं,
तो वहाँ पर क्या करता है बच्चा, जो चीज़ें वो देखता है धीरे धीरे कभी कभी वो जो चीज़ें वो देख रहे होते हैं उन्हीं की लैंग्वेज में बात भी करते हैं, ठीक है, या फिर वैसा ही कुछ वर्ड बोलते हैं। तो बच्चा क्या कर रहा है, मीडिया से भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है, वहाँ से भी उसका सोशलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा विद्यालय से भी बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है, क्योंकि जो विद्यालय होता है हमारा उसमें अलग जो है समाज संस्कृति के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जो बच्चे का सोशलाइजेशन है वो और भी बेहतर होता है। और विद्यालय क्या होता है, सामाजिकरण का द्वितीय कारक होता है, मीडिया भी क्या होता है, द्वितीय कारक होता है, ठीक है। परिवार, अगर बात करें परिवार की, तो यहीं से तो हमारे सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है स्टार्ट होती है, शुरू होती है, क्योंकि हमारे समाज का छोटा स्वरूप क्या होता है, हमारा परिवार, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्राथमिक कारक होता है, यहीं से बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। और पास पड़ोस से भी बच्चा जो है बहुत सारी चीज़ें सीखता है ना। इसलिए हम कहते हैं कि जो पास पड़ोस का इन्वायरमेंट है वो अच्छा रखना चाहिए, ताकि बच्चा जो है अच्छी चीज़ों को सीख पाए। तो यहाँ पर A, B, C और D चारों ही बातें सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपका सीटेड दिसंबर 2019 में बना, ये वाला आपका जो है सीटेड जुलाई 2019 में बना था, और यहाँ पर सीटेड दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन बना, ठीक है। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चे के सामाजिकरण की, अभी मैंने आप लोगों को बताया परिवार क्या होता है, प्राथमिक कारक के अंतर्गत आएगा, है ना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक नाम की कोई एजेंसी नहीं होती है, ठीक है। द्वितीयक एजेंसी तब होता है जब यहाँ पर स्कूल दे रखा होता, ठीक है, विद्यालय दे रखा होता। इसी क्वेश्चन की मैं आप लोगों को यहाँ पर बात भी कर रही थी कि अगर परिवार के साथ में पास पड़ोस दे रखा है तब तो वो आपका प्राथमिक कारक के अंतर्गत काउंट होगा, यानी कि प्राथमिक एजेंसी के साथ में आप लोग चले जाएंगे। बट यहाँ पर अगर आपको विद्यालय दे दे, परिवार की जगह आपको क्या दे दे, विद्यालय दे दे, तो आपका जो पास पड़ोस है वो द्वितीय कारक के अंतर्गत फिर काउंट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर परिवार के साथ में दे रखा है, इसलिए क्या होगा आपका प्राथमिक एजेंसी यानी कि मुख्य एजेंसी। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मध्य एजेंसी कोई नहीं होती, सिर्फ प्राथमिक और द्वितीय कारक होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर जरा इस क्वेश्चन को भी कर लीजिए। सीटेड जनवरी 2021 में ये क्वेश्चन बना, बच्चे के सामाजिकरण में विद्यालय। तो ये तो आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। विद्यालय क्या होता है, सामाजिकरण के द्वितीय कारक होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक क्या होगा, हमारा परिवार, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, कोई भूमिका नहीं होती है, ये कहना तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय से बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है ना। तो ये क्या होता है, द्वितीय कारक होता है यहाँ पर। नेक्स्ट है, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इन्होंने बहुत ही सिंपल सा पूछा, बट क्वेश्चन को जो पूछने का तरीका था वो थोड़ा सा अलग था, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट आपको प्राथमिक और द्वितीय कारक नहीं दे रखा है इन्होंने, बट कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बट आपको देखने में अभी थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा। ये क्वेश्चन आपका सीटेड जनवरी 2022 में ही पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, विद्यार्थियों को एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणी करती है। यह परिस्थिति बच्चे के सामाजिकरण में डैश की भूमिका दर्शाता है। देखिए जैसे कि आप लोगों ने रियलिटी शो देखा होगा, जिसमें कि क्या होते हैं, जो टीवी पे शो दिखाई देते हैं, उसमें क्या होता है कि जो जज होते हैं वो कुछ बच्चे जब डांस करते हैं तो वहाँ पर टिप्पणी करते हैं जज के तौर पर, ठीक है। तो उसी तरीके का प्रदर्शन एक बच्ची भी यहाँ पर कर रही है, वो जज बनी हुई है, और कुछ बच्चों को जो है यहाँ पर वो नृत्य यानी कि डांस पे क्या कर रही है, टिप्पणी कर रही है उनके, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर कहाँ से चीज़ों को सीख रहा है, मीडिया से तो सीख रहा है ना। तो यहाँ पर सिंपली आपका क्या हो जाएगा, मीडिया। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। परिवार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर परिवार की बात नहीं हो रही, यहाँ तो सिंपली लिख रखा है रियलिटी शो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, बच्चा मीडिया से चीज़ों को सीख रहा है। यहाँ पर विद्यालय नहीं होगा, धार्मिक संस्थान नहीं होगा, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से सामाजिकरण के द्वितीय कारक कौन से। ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है, किताबें और पत्रिकाएं। ये भी क्या होगा, द्वितीय कारक, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए आप सोच रहे होंगे किताबें और पत्रिकाएं से बच्चे का सामाजिकरण कैसे हो सकता है, यहाँ से भी बच्चे का सामाजिकरण होता है। फॉर एग्जांपल कि जब आप न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, ठीक है, तो आप जो है उस जगह पर नहीं जा रहे होते जहाँ पर वो घटनाएं हुई हैं, बट कहीं ना कहीं जो है आप उन चीज़ों को रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपको समाज के बारे में पता चल रहा है ना। तो वहाँ से भी क्या हो रहा है, हमारा सामाजिकरण हो रहा है। इसके अलावा जब आप बुक को रीड करते हैं तो आप ऑथर के आइडिया को पढ़ते हैं, थॉट को पढ़ते हैं, तो वहाँ से भी क्या होता है, आपका सामाजिकरण होता है। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं। आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे लोग जो है बुक को पढ़ के अपने लाइफ में बहुत सारे जो है चेंजेस लाते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, सामाजिकरण हमारा होता है बुक से भी, ठीक है। किस तरीके की किताबें आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा जो है
आपके जो विचार होते हैं उनको प्रभावित करती हैं, वहाँ से भी क्या होता है आपका समाजीकरण होता है। तो ये क्या होगा, द्वितीयक कारक के अंतर्गत आएगा। निकट परिवार या फिर परिवार, बात एक ही है, ठीक है। निकट परिवार यानी कि परिवार के सदस्य, परिवार के लोग, ठीक है। तो बी तो नहीं होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर हमसे द्वितीयक कारक पूछ रखा है, ठीक है। ये तो आपका हो जाएगा प्राथमिक कारक के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर बी नहीं होगा। तो देखिए इसमें भी बी दे रखा है और इसमें भी बी दे रखा है। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं सी और डी को। मीडिया क्या होगा, समाजीकरण का द्वितीयक कारक होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया बच्चा परिवार के बाद मीडिया से चीज़ों को सीखता है। स्कूल भी क्या होगा, द्वितीयक कारक के अंतर्गत आएगा। तो ए सी डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, बच्चे के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे को डैश जबकि लेव वाइगोस्की को डैश को महत्व देते हैं। अब देखिए जो जीन पियाजे थे इन्होंने किस पर ज़्यादा फोकस किया, हेरिडिटी पर, जैविक बच्चों को जो है इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया, इसलिए इनके सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है, क्योंकि इन्होंने इन्वायरमेंट को उतना जो है ध्यान में नहीं रखा, सिर्फ जो है हेरिडिटी की ही बात की। तो इन्होंने क्या बताया, हेरिडिटी जो हमारी आनुवंशिकता होती है ये किससे हाईली रिलेटेड होती है, हमारी मेच्योरिटी से, यानी कि हमारी जो परिपक्वता होती है उससे। तो जो जीन पियाजे थे उन्होंने जो है किसको महत्व दिया, परिपक्वता को, मेच्योरिटी को, यानी कि हमारी हेरिडिटी को। तो यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद में जो लेव वाइगोस्की थे इन्होंने किसको महत्व दिया, सांस्कृतिक उपकरण को। देखिए जब भी तीन चीज़ों की बात हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको लेव वाइगोस्की के साथ में जाना है। जब भी समाज की बात हो, ठीक है, क्योंकि जो लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चा समाज से इंटरेक्ट यानी कि अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीखता है। इसके अलावा कल्चर, संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कल्चरल टूल की बात इन्होंने की, सांस्कृतिक उपकरण की बात की। इसके अलावा जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो भी बच्चे के सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है ना। तो तीन चीज़ों की बात जब भी आए तो आपको लेव वाइगोस्की के साथ में जाना है, ठीक है। तो देखिए लेव वाइगोस्की ने जो है किसको महत्व दिया, सांस्कृतिक उपकरण को, और जीन पियाजे ने किसको महत्व दिया, मेच्योरिटी को। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट की बात कौन करता है, स्किनर करते हैं, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। वेधन और अभ्यास, देखिए फिर से पुनर्बलन आ गया, तो ये भी इसकी बात कौन करेंगे, आपके स्किनर करेंगे। उद्दीपक प्रतिक्रिया की बात जो है थॉर्नडाइक करते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, निर्देशित आदान प्रदान, यानी बच्चा क्या करे, यहाँ पर इंटरेक्ट करे, अपने विचारों का आदान प्रदान करे, तो इससे तो बच्चे का विकास यहाँ पर अच्छी तरीके से हो पाएगा, ठीक है। यानी कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है, उसके बाद में सहयोगात्मक अधिगम, क्योंकि ये समाज से ही तो सीखने की बात करते हैं, बच्चा इंटरेक्ट करे, बातचीत करे, ठीक है। और ये सहयोगात्मक अधिगम की भी बात करेंगे, बच्चा सहयोग से सीखे, चर्चा करे, आपस में वाद विवाद करे, ठीक है। व्यापक चर्चाएँ, यही तो मैंने आप लोगों को अभी बताया, बच्चा क्या करे, वाद विवाद करे, चर्चा करे, बात करें, इन सब की बात कौन करता है, लेव वाइगोस्की करते हैं। बट ये दोहराव और स्मरण की बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है, दोहराव और स्मरण, यानी बच्चे जब बार बार चीज़ों को रटे, ठीक है, तो रटन पद्धति क्या होता है, सही नहीं होता है। ये आपके एग्जाम के लिए एक नेगेटिव टैग वर्ड भी है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब जरा यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 20 अगस्त में भी पूछा गया। इसके अलावा जो 21 जनवरी को आपका भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन घुमा करके थोड़ा सा पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो डैश पर बल देती है को नकारते हैं। देखिए जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, उनके सिद्धांत की आलोचना किसने की, कई बार ये आपसे पूछा हुआ है, तो किसने की, कैरोल गिलिगन ने की, ठीक है। और किसके बेस पर की, उन्होंने क्या कहा कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने थ्योरी दी है नैतिक विकास की, ये क्या है, एक जेंडर बायस थ्योरी है, ठीक है। यानी सिर्फ जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे उन्होंने मेल के ही प्रोस्पेक्टिव को ध्यान दिया, मेल के ही सैंपल इन्होंने लिए, फीमेल के इन्होंने सैंपल ही नहीं लिए, ठीक है। इसके साथ ही इन्होंने क्या कहा कि जो मेल होते हैं, ठीक है, जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर जो है न्याय का दृष्टिकोण होता है, वो किसी भी चीज़ को न्याय के दृष्टिकोण से देखते हैं, ठीक है।
और जो फीमेल होती है वो किसी चीज़ को जो है देखभाल यानी कि केयर के प्रोस्पेक्टिव से देखती हैं, केयर के दृष्टिकोण से किसी चीज़ को देखती हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर इन्होंने फीमेल के सैंपल लिए होते हैं यहाँ पर, तो जो उनकी थ्योरी होती है वो कुछ अलग निकल कर आती, ठीक है। बट इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेल के ही सैंपल को लिया, फीमेल के सैंपल को ही नहीं लिया, क्योंकि मेल जो है न्याय के दृष्टिकोण से किसी चीज़ को देखती है और फीमेल क्या करती है, देखभाल के दृष्टिकोण से किसी चीज़ को देखती है ना। तो इन्होंने जो इनकी थ्योरी थी वो क्या थी, जेंडर बायस थी। ये किसने कहा, कैरोल गिल्लिगन ने कहा, ठीक है। तो यहाँ पर नारीवादी नैतिकता जो कि देखभाल की नैतिकता पर बल देती है, और इसको जो है लॉरेंस कोहलबर्ग ने मतलब एक तरीके से सैंपल ही नहीं लिया नारियों का, यानी जो फीमेल लोग होती हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नैतिक आदर्श ये आपका नहीं होगा, इन्होंने तो अपना सिद्धांत बताया हुआ है। सामाजिक अच्छाइयों की चिंता, तो इसकी बात ये नहीं करते हैं। न्याय की नैतिकता, तो इन्होंने तो इसी का सैंपल लिया हुआ था, यानी कि इन्होंने तो मेल के ही सैंपल लिए हुए थे जो कि न्याय के दृष्टिकोण से किसी चीज़ को देखते हैं। तो ये तो आपका नहीं होगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, हार्वर्ड गार्डनर ने, देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर है जिन्होंने कि मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, इन्हीं के बारे में यहाँ पर दे रखा है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। प्रतिपादित किया कि संज्ञानात्मक क्षमता बुद्धिमत्ता के निर्धारण की एकमात्र विशिष्टता है, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। इन्होंने कई प्रकार की जो है बुद्धि बताई, जिसमें कि अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें 8 ही प्रकार आपके दे रखे हैं, और यही 8 प्रकार आपको यहाँ पर पढ़ने भी हैं। बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धिलब्धि की संरचना प्रतिपादित की। देखिए जो बुद्धिलब्धि है इसको मापने के लिए इन्होंने संरचना नहीं बताई, तो ये नहीं होगा। 4 गुणनखंड के आधार पर 16 अलग प्रकार की, ये आपका नहीं होगा। 8 ही प्रकार की बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए। देखिए संकल्पनात्मक समझ, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, यानी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चे की बेटर हो, इस पर जो है आपकी एनईपी 2020 जोर देती है। बच्चा कितना समझ पाए, ठीक है, अंक पे फोकस नहीं करना है आपको, बच्चे कितना समझ पाए उस पर फोकस करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। गैर संदर्भित विषय वस्तु, देखिए जो एनईपी है, एनईपी 2020 ये क्या कहती है, हम बच्चे को कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज़ें पढ़ाएं, यानी संदर्भ में बच्चे को पढ़ाएं, बच्चा जो है रिलेट कर पाए चीज़ों को। फॉर एग्जांपल कि अगर बच्चा इंडिया का है, आप उसको एग्जांपल दे रहे हैं यूएसए का, तो वहाँ पर बच्चा जो है चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाएगा, एक संबंध नहीं बच्चा जोड़ पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, बच्चों को उसके प्रीवियस नॉलेज से, जो चीज़ें वो पहले से जानता है, जहाँ पर वो अपना संबंध जोड़ सकता है, जो चीज़ें उसने देख रखी है अपने इन्वायरमेंट में, उससे रिलेट करके बच्चों को चीज़ें बताएं, ठीक है। गैर संदर्भित विषय वस्तु नहीं होनी चाहिए, संदर्भित विषय वस्तु होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा। परीक्षाओं के लिए सीखना, अभी मैंने आप लोगों को बताया जो एनईपी है वो क्या कहती है, बच्चे की समझ बेहतर हो, बच्चा अंक पे फोकस नहीं करे, सीखने पर बच्चे का ध्यान हो, है ना। तो ये आपका नहीं होगा। रट कर सीखने को तो बढ़ावा देने की बिल्कुल भी बात नहीं करती है, बच्चा क्या करे, एक्टिविटी क्रिया करके सीखे, सक्रिय हो, ठीक है। तो ये तीनों ही वर्ड क्या होते हैं आपके सीटेट के एग्जाम के लिए निगेटिव टैग वर्ड होते हैं, तो इनको भी ध्यान में रखना है। क्यों होते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार का होता है। शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देशित होता है, यानी शिक्षक ही सिर्फ और सिर्फ निर्देश देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा आपका। पाठ्य पुस्तकों से नहीं, देखिए जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है ये क्या होती है, बच्चे को सेंटर में रख करके एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग उसको शिक्षा दी जाती है जैसे बच्चे की नीड है, ठीक है। अधिगमकर्ता के निष्क्रिय सुनने से, जो निष्क्रिय है, अधिगमकर्ता यानी कि जो शिक्षार्थी है, जो विद्यार्थी है, वो निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। तो ये आपका नहीं होगा। विविध स्रोतों के अन्वेषण करके, बिल्कुल सही बात, बच्चा क्या करे, अनेक स्रोतों से सीखे, ठीक है। एक तरीके से बच्चे यहाँ पर चीज़ों को नहीं सीखेगा, कई तरीके से सीखेगा क्यों, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। हर बच्चा जो है अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है, देखता है, उसके देखने का नज़रिया जो है अलग अलग होता है। तो यहाँ पर बच्चों को हम विभिन्न तरीके से जो चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड करें, इसके साथ साथ बच्चा अन्वेषण करे, खोज करे, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शिशुअवस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात, जैसे कि आपने देखा ही होगा, अगर आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अगर गर्ल है, ठीक है, बेबी गर्ल है, तो उसको जो है डॉल ला करके देते हैं खेलने के लिए। अगर बेबी बॉय है तो उसको जो है हम लोग कार ला करके देते हैं खेलने के लिए। क्यों, क्योंकि ये हमारे समाज में बहुत पहले से चली आ रही है धारणाएं कि जो लड़कियां होती हैं वो गुड़ियों से खेलती हैं, लड़कियां घरों के काम करेंगी, लड़के बाहर के काम करेंगे, है ना।
तो ये जो चीज़ें हैं बच्चा अपने शैशवावस्था से ही सीखना स्टार्ट कर देता है। जब वो जन्म से 2 साल तक का होता है तभी उसके साथ में जेंडर स्टीरियोटाइप जो है चीज़ें की जाने लगती हैं, ठीक है। लड़कियों को डॉल दिया जाता है, लड़कों को जो है कार ला करके दी जाती है। तो ये बात सही है। बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूरणीय क्षति कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बात भी आपके यहाँ पर सही है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक छोटा बच्चा उसके साथ में जो है जब वो छोटा है, बिल्कुल छोटा है, उसके साथ में कोई गलत चीज़ हो गई, ठीक है, या फिर जो है जो उसके पेरेंट्स है वो नहीं रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ बच्चे को कहीं ना कहीं जो उसका लाइफ टाइम है पूरे जीवन के दौरान प्रभावित करेगी उसके जीवन को, क्योंकि वो बहुत जब छोटा था तभी उसको चीज़ें इम्पैक्ट कर दी हैं, प्रभावित कर दी हैं, ठीक है, और ये चीज़ लाइफ टाइम के लिए रहती हैं। तो ए और आर दोनों ही सही हैं। और आर जो है देखिए, आर एक यहाँ पर सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो जेंडर की बात हो रही है और यहाँ पर क्या बात हो रही है, सामाजिक अनुभव की बात हो रही है। बात तो अपनी अपनी जगह पर दोनों सही है, बट ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा आपका, फर्स्ट नहीं होगा, ठीक है। ए और ए सही है लेकिन आर गलत है, तो देखिए ये आपका नहीं होगा। दोनों ही बातें सही हैं अपनी अपनी जगह पर, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन दे रखा है, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है ना। ऑप्शन क्या दे रखा है, पढ़ना। देखिए जो पढ़ना होता है इसका संबंध किससे होता है, डिसलेक्सिया से होता है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से जो बच्चा होता है उसको मिरर इमेज दिखाई, जैसे कि बच्चा वॉच को सा पढ़ सकता है, ठीक है, और 12 को 21 पढ़ सकता है यहाँ पर। यानी बच्चे को जो इमेज होती है वो रिवर्स दिखाई दे, जो चीज़ें लिखी होती हैं, है ना। तो इसका संबंध किससे होता है, डिसलेक्सिया से होता है। यहाँ पर डिसग्राफिया दे रखा है, तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। सोचना आपका यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखना। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलना नहीं होगा, क्योंकि डिस्ग्राफिया ग्राफिया, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक लिखने से संबंधित जो विकार होता है, इसमें बच्चों को लिखने में चीज़ें प्रॉब्लम होती है ना। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहायक होगा। छोटी मुद्रण और चित्रों वाली पुस्तकें। देखिए अगर बच्चा दृष्टिबाधित है यानी उसको चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, और ऐसे में आप जो है उसको छोटी मुद्रण वाली पुस्तकें दे रहे हैं, चित्रों वाली पुस्तकें दे रहे हैं, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं होगा। तो यही ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। शिक्षक और साथियों द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग, ठीक है। यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है, स्पर्शनीय और उभरी सामग्रियों का उपयोग। बिल्कुल सही बात, जैसे कि आप लोगों ने ईवीएस में पढ़ा भी होगा कि जो बच्चे दृष्टि बाधित होते हैं उनके लिए किसका यूज़ किया जाता है, ब्रेल लिपि का यूज़ किया जाता है, जिसकी खोज किसने की थी, लुइस ब्रेल ने, ठीक है। तो जो ब्रेल लिपि होती है इसमें कि आपके 6 डॉट बने होते हैं और इसमें बच्चा क्या कर सकता है, स्पर्श करके चीज़ों को पढ़ सकता है ना। तो हमें जो बच्चे दृष्टि बाधित हैं उनके लिए किसका यूज़ करना चाहिए, ब्रेल लिपि का, यानी जो चीज़ें स्पर्श करने वाली है होती हैं, ठीक है, और जो उभरी हुई सामग्रियाँ होती है, ताकि बच्चा जो टच करके उनको समझ पाए। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बोर्ड पर लिखित निर्देश। देखिए जब बच्चा देख ही नहीं पा रहा है तो हम एक तरीके से उसको मौखिक जो है निर्देश दे सकते हैं, बट यहाँ पर लिखित निर्देश की बात हो रही है, यानी वो भी बोर्ड पर लिख दे, तो बच्चा उस चीज़ को देख ही नहीं पा रहा है तो फिर समझेगा कैसे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। शिक्षक और साथियों द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग। देखिए सांकेतिक भाषा का उपयोग उनके लिए कहते हैं जो बच्चे श्रवण बाधित होते हैं, है ना। ऐसे बच्चा जो है संकेतों को देख करके समझ पाता है, बट यहाँ पर बच्चा क्या दृष्टि बाधित है, तो इसके लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग जो है ये नहीं होगा, कि बच्चा देख ही नहीं पा रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है, विकास, फिर उसके बाद में डैश दे रखा है। शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट ही क्वेश्चन में बताया था कि ये विकास के अधोगामी का सिद्धांत है, जो कि क्या कहता है कि जो हमारा विकास होता है, ठीक है, यहाँ पर गए वो हमारे बॉडी के सेंटर से स्टार्ट होता है और बाहरी भाग की तरफ चलता है ना। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, ठीक है, नीचे से ऊपर की नहीं ओर होता है, ठीक है। जो विकास के शीर्षगामी का सिद्धांत है वो क्या कहता है, हमारा विकास सिर से पैर की तरफ हो रहा है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। विकास एक आयामी है। देखिए विकास एक आयामी नहीं होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है। कई पक्षों में हमारा विकास होता है, यानी जो हमारे फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जो हमारा शारीरिक विकास होता है, हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है, हमारा सामाजिक और जो है संवेगात्मक विकास होता है, जो कि आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी हमारा कई आयामों में विकास होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है
वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है, तो ये कहना आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमारा विकास को हमारी हेरिडिटी भी प्रभावित करती है और हमारा इन्वायरमेंट भी, है ना। तो जो विकास होता है उसको हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही प्रभावित कर रहे हैं, बट यहाँ पर दे रखा है कि इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण प्रभावित ही नहीं करता, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। देखिए, जो संज्ञानात्मक विकास होता है, क्या बच्चा जो है मध्य बाल्यावस्था के बाद चीज़ों को नहीं सीखता? मध्य बाल्यावस्था का मतलब क्या हो गया? बच्चा कितने साल का होगा? 7 से 11 साल तक का होगा, ठीक है। इसके बाद भी वो बहुत सारी चीज़ें सीखती है, तो जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है वो मध्य बाल्यावस्था के बाद भी होता रहता है, ठीक है। बट यहाँ पर दे रखा है ठहर जाता है, तो कथन तो आपका यहाँ पर दे रखा है गलत। इसके बाद में रीजन क्या दे रखा है? मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीज़ें नहीं सीख सकता। देखिए, जब बच्चा 7 से 11 साल तक का होता है, क्या उसके बाद वो चीज़ों को नहीं सीखता है? आजीवन सीखता रहता है कुछ ना कुछ, है ना। बट यहाँ पर दे रखा है मध्य बाल्यावस्था के बाद किसी भी चीज़ को सीख ही नहीं सकता, तो ए और आर दोनों ही क्या है? गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब ये क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पर, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं। देखिए, जो जीन पियाजे थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, उन्होंने कितनी स्टेज जो है बताई? 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी? पहले तो आपका होता है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदीय पेशी अवस्था कह लीजिए, या फिर इसको इंद्रिय गामक अवस्था कह लीजिए, जिसमें कि बच्चा कितने साल तक का होता है? जन्म से 2 साल तक का होता है। इसके बाद में जो इनकी सेकेंड स्टेज है वो क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा 2 से 7 साल तक का होता है। जो इनकी थर्ड स्टेज है वो क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा 7 से 11 साल तक का होता है। और जो इनकी लास्ट स्टेज है वो क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें कि बच्चा 11 एबव होता है, यानी कि 11 से 15 साल तक आप कह सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? बच्चा जो है वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा ले रहा है, यानी बच्चा किस स्टेज में आ जाएगा? पियाजे की थर्ड स्टेज में। जब बच्चा 7 से 11 साल तक का होता है तब उसके अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं। कौन कौन सी? जरा इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक आपका आता है सीरिएशन, यानी बच्चा चीज़ों को एक क्रम में व्यवस्थित कर पाता है, ठीक है। उसके अलावा बच्चे के अंदर क्या आती है? क्लासिफिकेशन, वर्गीकृत, वो चीज़ों को वर्गीकृत कर लेता है, जैसे कि फलों को अलग रख लेता है, सब्जियों को अलग रख लेता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्लासिफिकेशन आ जाता है, चीज़ों को क्रम में लगा देता है, यानी कि एक ऑर्डर में लगा लेता है, एक सीक्वेंस में लगा लेता है, ठीक है। तो क्रमबद्धता आ जाती है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन आता है, और क्या आता है आपका? संरक्षण, कंजर्वेशन। ये क्या होता है आपका? यहाँ पर जरा इसको समझिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक बच्चा, ठीक है, 7 से 11 साल तक का है और आप इसको जो है चाहे 10 की एक नोट दे दीजिए या फिर 10 के 10 सिक्के दे दीजिए, ठीक है, बच्चा किसी को भी ले लेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कंजर्वेशन आ गया, यानी बच्चे समझ जा रहा है कि अगर हम शेप और साइज को चेंज कर दें तो जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। ये तो रहेगी 10 की नोट ही, चाहे आप उसको 10 का सिक्का दे दीजिए, चाहे उसको 10 की एक नोट दे दीजिए, ठीक है। तो इस चीज़ को बच्चे यहाँ पर समझ जाता है जब वो 7 से 11 साल तक का होता है। तो यही बात जो है आपके यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये किस स्टेज में आती है? जब बच्चा 7 से 11 साल का होता है, ठीक है। और जो कंजर्वेशन कहाँ पर नहीं होता है, कहाँ पर बच्चे के अंदर जो है लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है, यानी कि कंजर्वेशन जो संरक्षण होता है उसका अभाव होता है, तो वो जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है। आप अपने घरों में भी देखेंगे जो 2 से 7 साल का बच्चा होता है, अगर आप इसको एक 10 की नोट देंगे तो वो क्या करेगा? उस नोट को नहीं लेगा, ठीक है। 10 की एक नोट दे रहे हैं और 10 के यहाँ पर 10 सिक्के दे दीजिए, बच्चे क्या करेगा? इन 10 सिक्कों को लेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि सिक्के ज़्यादा है, ठीक है। बट क्वांटिटी तो सेम ही है, मात्रा तो सेम ही है ना, है तो वो 10 ही रुपये। बट बच्चा यहाँ पर सिक्कों को इसलिए ले रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि शेप और साइज को चेंज करने से जो क्वान्टिटी है वो भी, उसमें भी अंतर आ रहा है ना। तो बच्चा यहाँ पर जब चीज़ों को नहीं समझ पाए, जब उसमें जो है कंजर्वेशन का अभाव हो, ठीक है, तब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगा, यानी कि पियाजे की सेकंड स्टेज में होगा। जब बच्चे के अंदर कंजर्वेशन आ जाए, ठीक है, जब वो चीज़ें को समझ जाए, तो यहाँ पर पियाजे की थर्ड स्टेज में होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ था, तो इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। इसके अलावा मैंने आप लोगों को जीन पियाजे का कंप्लीट जो है वीडियो कराई हुई है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने सभी जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने जीन पियाजे से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चनों को उस एक क्लास में अच्छी तरीके से कवर अप कराया हुआ है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है डैश कहलाती है। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मिस्टेक की हुई थी, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है?
फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है नकल उतारने जैसा व्यवहार। देखिए बच्चा नकल किस स्टेज में करता है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि जीन पैसे के अकॉर्डिंग नकल की स्टेज कौन सी है, अनुकरण की स्टेज कौन सी है। ठीक है, विलंबित अनुकरण दे देगा आपको या फिर अनुकरण दे दे तो वहाँ पर आपका क्या होगा, जन्म से 2 साल तक। ठीक है, जब बच्चा जन्म से 2 साल तक का होता है तभी से क्या करता है, अनुकरण करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद में क्या दे रखा है, वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये भी आपके एग्जाम में दे रखा है कि बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आता है, तो कब आता है, जब बच्चा जन्म से 2 साल तक का होता है। इस चीज़ को जरा यहाँ पर समझिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आपका होता क्या है। देखिए जब बच्चा, ठीक है, यानी कि जब बच्चा बहुत ही छोटा है, जैसे कि अगर एक बच्चा जो है यहाँ पर 6 महीने का या फिर 9 महीने का है, ठीक है, और आप इसके सामने कोई टॉय रख दीजिए, कोई खिलौना या फिर कोई वस्तु रख दीजिए। ठीक है, और कुछ टाइम बाद आप इस वस्तु को यहाँ से हटा लीजिए, बच्चा क्या करेगा, उस वस्तु को भूल जाएगा। ठीक है, उसके बारे में जो है फिर से बच्चा नहीं सोचेगा, मतलब उसको याद भी नहीं रहेगी कि क्या चीज़ थी क्या चीज़ नहीं थी। ठीक है, उसको भूल जाएगा। बट यहीं पर बच्चा अगर 1 से 1.5 साल का हो जाए, अगर इस बच्चे के सामने आपने कोई वस्तु रख दी और वापस इस वस्तु को हटा ली वहाँ से, बच्चा क्या करेगा, तुरंत ही रोना स्टार्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि बच्चे के अंदर अब ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया। बच्चा ये समझ जाएगा कि वस्तु कहीं तो रखी हुई है, वो भले ही मेरे सामने ना हो बट कहीं पर रखी हुई है, इसलिए बच्चा वहाँ पर रोना स्टार्ट कर देता है कि जो वस्तु है वो कहीं पर रखी हुई है, मेरे सामने सिर्फ नहीं है। ठीक है, तो जब वो रोता है तो हम क्या करते हैं, वापस उसको वो चीज़ ला करके दे देते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया रहता है। ठीक है, तो ये जन्म से 2 साल के अंदर नहीं भी रहता है, और जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है तब उसके अंदर ये चीज़ आ जाती है। तो अगर आपसे पूछे कि बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आता है, तो जन्म से जब वो 2 साल तक का रहता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक और क्वेश्चन आपके यहाँ पर एग्जाम में बना हुआ है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ठीक है, यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बच्चा कब करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो देखिए ये भी बच्चा जन्म से 2 साल तक में ही करना स्टार्ट कर देता है। आपने देखा ही होगा कि अगर आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, आप इनके सामने कोई भी टॉय रख दीजिए, कोई भी खिलौना या फिर कोई भी वस्तु रख दीजिए, तो बच्चा क्या करेगा, इस वस्तु की तरफ जाने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा। यानी ये वस्तु क्या होगी, बच्चे की गोल हो गई, यानी कि उसका लक्ष्य हो गया, और बच्चा यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ एक्टिविटी कर रहा है। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कब करता है बच्चे, जब जन्म से 2 साल तक का होता है। ठीक है, तो ये तीनों ही चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई, बच्चा नकल कब करता है, इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट परमानेंस, और एक मैंने आप लोगों को क्या बताया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ये कब आती है, जब बच्चा प्याजे के फर्स्ट स्टेज में रहता है, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में रहता है। तो क्वेश्चन बना हुआ था, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, फिर दे रखा है समावेशन। समावेशन क्या होता है कि जब अपनी आप मौजूदा स्कीमा में, अब देखिए स्कीमा क्या होता है, जरा इस चीज़ को समझिए। जीन प्याजे क्या कहते हैं कि हमारे माइंड में जो है स्कीमा है, यानी हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर जो भी चीज़ें बता रही हूँ, तो इसका एक अलग स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, आपने जो चीज़ें अपने से पढ़ रखी है उसका एक अलग स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अगर आपने किसी व्यक्ति को देखा, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके माइंड में रह गई, तो उसका एक अलग स्ट्रक्चर होगा। तो आपके माइंड में क्या होते हैं, एक संरचना होती है, एक पैकेज होते हैं। ठीक है, जो हमारा ज्ञान होता है उसका क्या होता है, एक पैकेज होता है, समूह होता है। यही जीन पैजे, इनका नाम क्या रखा है, जीन पैजे ने एक स्कीमा का नाम दे दिया इन्होंने। ठीक है, कि हमारे माइंड में अलग अलग बॉक्सेस बने होते हैं जिनमें कि हम अपने ज्ञान को भंडारित करके स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अब जब अपनी स्कीमा में, ठीक है, क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, जस्ट कोई चीज़ नई ऐड करना है वहाँ पर, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, असिमिलेशन। आपने क्या किया, असिमिलेट कर लिया उस चीज़ को, यानी कि समावेशन आपका होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्कीमा बना हुआ था। ठीक है, आप कहीं नई जगह पर घूमने गए, तो आपने क्या किया, वहाँ पर जो भी चीज़ें देखी वो क्या किया, अपने स्कीमा में ऐड कर लिया, वहाँ पर एक नई स्कीमा आपकी बन गई। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका समावेशन, जस्ट ऐड करना क्या होता है, समावेशन। ठीक है, इसके बाद में आपका दे रखा है इक्विलिब्रियम, यानी कि संतुलीकरण। इसी के अंदर की ये दोनों प्रक्रिया है, आपका समावेशन भी और एक होता है आपका समायोजन। ठीक है, समायोजन यानी कि अकोमोडेशन, इंग्लिश में नाम याद रखिएगा क्योंकि हिंदी में अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे आपका। ठीक है, तो समावेशन तो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया, आप समायोजन को थोड़ा यहाँ पर समझिए। जैसे कि जो हमारे स्कीमा है, ठीक है, जो हमारी स्कीमा बनी हुई थी जिसमें कि हमने सारी चीज़ें ऐड कर रखी थी, और हमने कहीं पर जब हम कहीं पर घूमने गए तो वहाँ पर जो चीज़ें हमने देखी वो तो अपने स्कीमा में हमने ऐड कर ली। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया था, उस चीज़ को ऐड कर लिया था। बट दोबारा से जब हम उस जगह पर गए, वहाँ पर क्या हुआ, कोई मान लीजिए कि कोई टेम्पल बन गया, कोई मंदिर बन गया, या फिर कुछ चीज़ें जो है, कोई वहाँ पर नया रोड बन गया, कुछ भी बन गया। ठीक है, वहाँ पर
फिर जब हम उसी जगह पर गए जहाँ पर हम पहले गए हुए थे, है ना, तो हमें क्या हुआ कि अरे ये कहाँ से आ गया, ये तो हमने देखा ही नहीं था, है ना। तो हमने क्या किया, अपने स्कीमा में वो एक नई चीज़ ऐड की। वहाँ पर जो हमारी स्कीमा बनी हुई थी, जगह तो आपकी वही है ना, तो स्ट्रक्चर जो आपके बॉक्सेस बने हुए वो चेंज नहीं होगा। इसमें जो चीज़ें हमने ऐड की, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। ये उस जगह का स्ट्रक्चर पूरा आपका बना हुआ था, बट इसमें आपने एक नई चीज़ ऐड कर ली कि वहाँ पर एक मंदिर भी है, ठीक है, वहाँ पर एक नया रोड भी बन गया है। तो अपने स्कीमा को क्या किया, संशोधित किया, मॉडिफाई किया। तो वहाँ पर आपका क्या होता है, अकोमोडेशन होता है, ठीक है, समायोजन होता है। और यही चीज़ आपके एग्जाम में पूछता है कि जब अपनी मौजूदा स्कीमा में किसी चीज़ को ऐड करते हैं तो वहाँ पर आपका क्या होता है, समावेशन। बट हम ऐड करें किसके साथ में, मॉडिफिकेशन के साथ में, चेंज के साथ में, संशोधन के साथ में, परिवर्तन के साथ में, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, अकोमोडेशन होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अब जब हमने ऐड कर ली तो वो चीज़ क्या हो गई, हमारी पूरी बैलेंस में आ गई, संतुलन में आ गई, ठीक है। पहले तो हमने देखा था, फिर अचानक से देखा कि वहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज हो गई, तो पूरा जो है हम डिसइक्विलिब्रियम में आ गए। बट हमने जब वो चीज़ ऐड कर ली अपने माइंड में तो वो क्या हो गया, संतुलीकरण हमारा हो गया। और यहाँ पर यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा ही क्वेश्चन में आपको यही है कि जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत यानी हम ऐड कर रहे हैं, उसके बाद में क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, संतुलीकरण, यानी हम बैलेंस में आ गए। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह डैश का उदाहरण है। देखिए जो लेव वाइगोस्की है ना, ये क्या कहते हैं कि हम बच्चों को, कोई भी बच्चा जो है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो हम उसको पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं बताएं, उसको क्या करें, थोड़ी सी हिंट दे दे, थोड़ा सा इशारा दे दे, संकेत दे दे। और इसी चीज़ को जो है लेव वाइगोस्की ने क्या नाम दिया, स्कैफोल्डिंग का, पाड़ का। इसी को आप आलम्बन कह लीजिए, ढांचा कह लीजिए, हिंदी में अलग अलग नाम जो है आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर बच्चा कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ठीक है, और किसी पॉइंट पर वो अटक गया, तो आप उसको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके मत बताइए, यहाँ पर उसको एक स्टेप बता दीजिए या फिर उस स्टेप पर कोई सहारा दे दीजिए, संकेत दे दीजिए किसी तरीके का, ताकि जो आगे स्टेप है उनको बच्चा खुद यहाँ पर सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। परिवर्तन आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्रमबद्धता भी नहीं होगा, प्रतिपादक अध्यापन भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। देखिए एक होता है आपका स्थूल कौशल यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है। स्थूल कौशल मतलब कि ग्रॉस मोटर स्किल यानी कि जो किसी काम को अपनी बड़ी मसल्स के थ्रू करते हैं, तो वहाँ पर आपका होता है ग्रॉस मोटर स्किल। जैसे कि आपका दौड़ना हो गया, ठीक है, चलना हो गया, तो इसमें हमारी बड़ी मसल्स यूज होती हैं, तो वो आपका किसका एग्जांपल होता है, ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जांपल होता है, यानी कि स्थूल गति कौशल का जो है आपका एग्जांपल होता है। इसके अलावा एक होता है आपका फाइन मोटर स्किल यानी कि सूक्ष्म गति कौशल, ठीक है, इसका नाम ही है सूक्ष्म। तो इसमें क्या होगा, हमारी जो छोटी छोटी मसल्स होती है उनका यूज करके हम किसी काम को करते हैं, जैसे कि जो हमारे फिंगर्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि जब हम पेंटिंग करते हैं तो वहाँ पर आपका क्या होता है, फाइन मोटर स्किल का हम यूज करते हैं। इसके अलावा जब हम सुई में धागा पिरोते हैं तो वहाँ पर भी हमारी फाइन मोटर स्किल का यूज होता है, क्योंकि जो हमारी फिंगर्स होती है हम इनका यूज करके किसी काम को यहाँ पर कर रहे होते हैं, है ना। तो एक पैर पर संतुलन करना, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ग्रॉस मोटर स्किल के बारे में पूछ रखा है, यानी जिसमें हम अपनी बड़ी मसल्स का यूज करें। तो एक पैर पर संतुलन करना, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि जब हम एक पैर पर संतुलन करते हैं तो वहाँ पर हमारी कौन सी मसल्स यूज होती है, बड़ी मसल्स यूज होती है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट क्या दे रखा है, एक मटर को उंगलियों से दबाना, तो इसमें तो आपकी फाइन मोटर स्किल यूज होगी, ठीक है, सूक्ष्म गति कौशल यूज होगा आपका यहाँ पर। किताब के पन्ने पलटना, जब आप किताब के पन्ने पलटने तो अपनी फिंगर्स का यूज करना है, जो फाइन मोटर स्किल है उसका यूज करना है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, फाइन मोटर स्किल का। पेंसिल पकड़ना, जब आप पेंसिल पकड़ते हैं तो वहाँ पर किसका यूज करते हैं, अपने फिंगर्स का यूज करते हैं, तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल होगा, है ना। तो तीनों ही एग्जाम्पल किसके थे, फाइन मोटर स्किल के एग्जाम्पल थे आपके यहाँ पर, ठीक है, ये भी और ये भी। एक ही जो है आपको यहाँ पर स्थूल कौशल का उदाहरण दे रखा था, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? तो इस चीज़ के बारे में तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता ही दिया कि जो हमारा विकास होता है ये किसका परिणाम होता है? हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है। किसी व्यक्ति का विकास केवल आनुवंशिक ढांचा है, ये कहना आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। केवल आनुवंशिक ढांचा नहीं है, इसमें हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है ना। केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक है, ये भी आपका नहीं होता है, इसमें हमारी हेरिडिटी का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। न तो वंशानुगत और ना ही पर्यावरणिक कारक, ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? देखिए जो बाल्यावस्था है, ठीक है, यानी कि इसको आप बचपन कह लीजिए या फिर बाल्यावस्था, बात एक ही है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो आपका होता है अर्ली चाइल्डहुड, यहाँ पर जो बाल्यावस्था है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आपका हो गया अर्ली चाइल्डहुड, जिसमें कि बच्चा जो है 2 से 7 साल का होता है, ठीक है। यहाँ पर 2 से 6, 2 से 7 इसी के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और एक होता है आपका लेटर चाइल्डहुड, ठीक है, यानी कि मध्य बाल्यावस्था, जिसमें जो बच्चा होता है वो 7 से 11 साल तक का होता है, ठीक है। तो बाल्यावस्था को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो आपका जन्म से बार बार आ रहा है 2 से 7 साल, जिसमें कि बच्चा जो है बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, जैसे कि जो भाषा का विकास है, ठीक है। भाषा विकास के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड कौन सा होता है? कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये 2 से जो 7 साल का बच्चा होता है उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है। तो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवधि पूछे या फिर सबसे सेंसिटिव पीरियड पूछे तो 2 से 7 साल की तरफ ही आपको जाना है, ठीक है। इसके अलावा मध्य बाल्यावस्था, यहाँ पर 7 से 11 साल का जो बच्चा होगा वो मध्य बाल्यावस्था के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पर 2 से 6 साल की अवधि को ही पूछ रखा है। तो शैशवावस्था तो जन्म से 2 साल तक का होता है, तो ये नहीं होगा। प्रारंभिक बचपन, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक बचपन कह लीजिए या फिर पूर्व बाल्यावस्था कह लीजिए या फिर अर्ली चाइल्डहुड कह लीजिए, जिसमें कि बच्चा 2 से 6 साल का होगा। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। मध्य बचपन नहीं होगा आपका यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर बच्चा कितने साल का होगा? 7 से 11। मध्य बचपन कह लीजिए या फिर मध्य बाल्यावस्था कह लीजिए, बात एक ही है। किशोरावस्था में तो बच्चा जो है 11 से 18 साल तक का होगा, तो ये नहीं होगा आपका यहाँ पर। यहाँ पर हमसे 2 से 6 वर्ष की अवधि पूछ रखा था, तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये भाषा विकास के लिए क्या होता है? सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है, सबसे संवेदनशील काल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर देखिए दे रखा है, प्याजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? शिक्षक की गतिशीलता, बिल्कुल सही बात है। जीन पैसे क्या कहते हैं? शिक्षक जो है एक्टिव होना चाहिए, छात्र भी एक्टिव होना चाहिए। यानी ये लोग, इनका जो संबंध है वो किससे? कंस्ट्रक्टिविज्म से, रचनावाद से। और रचनावाद जो है शिक्षक और छात्र दोनों को ही एक्टिव मानता है। तो शिक्षक की जो है गतिशीलता क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है, तो ये बात सही होगा। विविध सामग्रियों का प्रावधान, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बच्चे के अंदर क्या होती है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, उसको अलग अलग तरीके से चीज़ों को बताना चाहिए, तो ये भी बात सही है, तो ये भी आपका यहाँ पर होगा। मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, ठीक है। बच्चे क्या करें? एक्सपीरियंस के थ्रू चीज़ों को सीखे, अनुभव करे, ठीक है। जीन पे जो क्या कहते हैं कि बच्चा एक लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है, अपने वातावरण से क्या करता है? वो चीज़ों को जो है खोजता है, ठीक है, अन्वेषण करता है और चीज़ों को सीखता है। तो यहाँ पर थर्ड भी सही है। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वर्णन सुनिश्चित करना, पुनर्वर्णन की बात कौन करता है? स्किनर करते हैं, तो यहाँ पर डी तो आपका नहीं होने वाला है। ए बी सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसमें दे रखा है? सेकंड ऑप्शन में, और तीनों ही ऑप्शन में डी दे रखा था। तो अगर आप सिर्फ एक ही ऑप्शन, आपको कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ ये पता होता है कि पुनर्वर्णन जो है स्किनर के द्वारा दिया गया है, जीन पैजेस की बात नहीं करते हैं, तो भी आपने राइट आंसर तक पहुँच सकते थे। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्या है? किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मशाएं व इरादे हो सकते हैं। देखिए, जब जीन पैजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, तो जो उसमें उन्होंने सेकंड स्टेज बताई, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें कि बच्चा 2 से 7 साल तक का होता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ उन्होंने बताई, एनिमिज्म, जीववादी दृष्टिकोण। ये बच्चे के अंदर कब आता है? जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है। ये क्या होता है? आपने देखा होगा, जो बच्चे होते हैं अगर जो है ये क्या करते हैं जब 2 से 7 साल के होते हैं, और कभी कभी जो टॉय होता है, जो खिलौने होते हैं, ये क्या करेंगे? अगर उनको चोट लग जाती है उस चीज़ से, तो वो उसी चीज़ को पीटते हैं फिर,
यानी उनको क्या समझ में आता है कि इसमें भी जान है, इसको भी चोट लग रहा है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं कभी कभी डॉल को खाना खिलाते हैं, ठीक है, उनको उसको जो है नहलाते हैं, उससे बातचीत करते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि ये भी सजीव है। एनिमिज्म बच्चे के अंदर होता है, ठीक है, यानी वो निर्जीव चीज़ों को भी सजीव मानता है। तो ये कब आता है बच्चे के अंदर? जब बच्चा बार जन्म से 2 साल आ रहा है, जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी की स्टेज के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया। इसमें तो मैंने आप लोगों को 3 चीज़ें बताई है कि बच्चा सीक्वेंस में चीज़ों को रख लेता है, इसके अलावा क्लासिफिकेशन कर लेता है और कंजर्वेशन कर लेता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में देखिए बच्चा परिकल्पित निगमनात्मक तर्क कर लेता है, जो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं यानी जिसको बच्चा टच एंड फील नहीं कर पाता है उसके बारे में भी बच्चा थिंकिंग कर पाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क का बच्चा कब कर लेता है? तो जब पियाजे की 4th स्टेज में रहता है। इसके अलावा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर लॉजिक तर्क आ जाता है और यहाँ पर बच्चे के अंदर तर्क में कमी होती है, यानी बच्चा तर्क नहीं कर पाता है। और सेंसरी मोटर स्टेज में तो बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के थ्रू चीज़ों को सीखता है, अनुकरण करता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे के अंदर होता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए। नेक्स्ट है, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को अभी बताई थी कि जो लेव वाइगोस्की है वो क्या कहते हैं कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में 3 चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कौन कौन सी? एक तो मैंने आप लोगों को बताया था कि समाज, दूसरा कल्चर और तीसरी क्या होती है? हमारी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये किसने कहा था कि भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? लेव वाइगोस्की ने, ठीक है। यहाँ पर आपको भाषा ना दे करके क्या दे सकता है? समाज। किसने कहा था? किसके सिद्धांत में समाज बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो भी लेव वाइगोस्की। कल्चर दे दे, संस्कृति दे दे, तो भी लेव वाइगोस्की, क्योंकि इनकी थ्योरी का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया। और जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पर लॉरेंस कोलबर्ग जिन्होंने कि नैतिक विकास की 3 जो है इन्होंने लेवल बताया, यानी कि 3 स्तर इन्होंने बताया। कौन कौन सा? एक होता है आपका प्री कन्वेंशनल लेवल, उसके बाद में कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यानी कि पूर्व पारंपरिक स्तर और उसके बाद में पारंपरिक स्तर और उसके बाद में जो है उत्तर पारंपरिक स्तर। और हर स्टेज पे जो है इन्होंने हर लेवल पे जो इन्होंने 2-2 अवस्थाएं बताई, ठीक है। यानी कितनी जो है इन्होंने अवस्थाएं बताई? तो 6 इन्होंने अवस्थाएं बताई, ठीक है। 3 लेवल बताएं और कितनी अवस्थाएं बताई? 6 अवस्थाएं बताई। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है कि लॉरेंस कोलबर्ग ने कितने लेवल दिए और कितनी जो है इन्होंने अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बने थे मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दे रखा है? वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? देखिए जो लेव वाइगोस्की थे वो किसकी बात करते हैं? समाज, संस्कृति और कल्चर की। तो प्रतियोगिता के द्वारा इसकी बात ये नहीं करेंगे, प्रतियोगिता बच्चों में नहीं करानी है, ये आपके एग्जाम के लिए एक नेगेटिव टैग वर्ड है ना। उसके अलावा नेक्स्ट क्या दे रखा है? साथियों के साथ बातचीत करके। बिल्कुल सही बात, यही तो मैंने आप लोगों को चीज़ यहाँ पर बताई कि बच्चे क्या करते हैं? इंटरेक्ट करके, समाज से इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखते हैं, बातचीत करके अपने समाज से चीज़ों को सीखते हैं। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। पुरस्कारों के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर। देखिए पुरस्कार और दंड की बात ये नहीं करते। जब आप बच्चे को बार बार पुरस्कार देते हैं या फिर दंड देते हैं तो बच्चा क्या करता है? या तो फिर पुरस्कार को पाने के लिए किसी कार्य को करता है या तो फिर दंड से बचने के लिए किसी कार्य को करता है। तो इसकी बात लेव वाइगोस्की नहीं करते हैं। उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन करके इसकी बात कौन करते हैं? थॉर्नडाइक करते हैं। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक बाल केंद्रित कक्षा में निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं जो बच्चे होते हैं। देखिए बच्चा कभी भी बाल केंद्रित शिक्षा में निष्क्रिय नहीं होगा, क्या होगा? सक्रिय होगा, ठीक है। यानी ज्ञान का सक्रिय निर्माण करता होता है बच्चा, ये क्या कहती है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दे रखा है? ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। बिल्कुल सही बात, यही तो आपकी जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहती है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा कहती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होता है। देखिए नकल उतारने की बात जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं करती है ना। केवल निष्क्रिय श्रोता। मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चा जब भी बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो तो वहाँ पर बच्चा निष्क्रिय नहीं होगा, क्या होगा? एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अब यहाँ पर जरा इस चीज़ को समझिए।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? ये क्वेश्चन आपका लॉरेंस होलबर्ग के जो उन्होंने 3 लेवल और जो है 6 स्टेज बताई हुई हैं उनसे रिलेट करके पूछा हुआ है। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं करता अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। देखिए जो सजा और आज्ञाकारिता है, ठीक है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है, ये जो है कौन सा लेवल है आपका? पहला लेवल है, ठीक है, जिसमें कि बच्चा जो है दंड से बचने के लिए नैतिकता का प्रदर्शन करता है, ठीक है। उसके अंदर नैतिकता होती नहीं है। एक जो है पेरेंट्स ने कह दिया कि अगर जो है आपने बड़ों को प्रणाम नहीं किया तो यहाँ पर आपको जो है डांट पड़ेगी, तो वहाँ पर उस डर की वजह से बच्चा जो है नैतिकता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर कानून नहीं आता है, ठीक है। ये तो आपका जो है कन्वेंशनल लेवल पे आता है। अच्छा लड़की अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना, बिल्कुल सही बात। जब बच्चा गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ये आपका कब आता है? कन्वेंशनल लेवल पे, यानी कि सेकंड वाला जो लेवल होता है उस पर, ठीक है। यानी बच्चा यहाँ पर नैतिकता किस लिए प्रदर्शित करता है कि अगर वो नैतिकता यानी कि किसी के साथ में अच्छा बिहेव करेगा, जो है बड़ों को प्रणाम करेगा, तो जो उसके मम्मी होंगे या फिर पापा होंगे या फिर दूसरे लोग होंगे वो कहेंगे कि बेटा तुमने तो बहुत, आपका बेटा तो बहुत अच्छा है, यानी कि या फिर जो आपकी बेटी है वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है, बहुत ही अच्छी है, मतलब इसकी चीज़ें अंदर हैबिट डेवलप हुई है ना। तो यहाँ पर बच्चा खुद को दूसरों के सामने अच्छा प्रदर्शित करने के लिए जो नैतिकता होती है उसको दिखाता है ना। तो यही बात यहाँ पर सही है कि बच्चा जो है दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है, यानी बच्चा नैतिकता इसलिए प्रदर्शित करता है ताकि दूसरे उसको जो है अच्छा समझे। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। कानून और व्यवस्था विन्यास मानव अधिकार के मूल्यों के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुनता है। देखिए ये आपका नहीं होगा, ये तो आपकी जो है लास्ट वाले स्टेज, यानी कि जो तीसरा लेवल है उसकी जो लास्ट स्टेज है उसमें बच्चे के अंदर आती है। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास क्रिया के भौतिक परिणाम ये निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा या बुरा है, ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता की पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिंपली दे रखा है वनस्पति और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता और पहचान, ये किसके अंदर आ जाएगी? जो व्यक्ति जो है प्रकृति के बारे में ज़्यादा जानता हो, प्रकृति की किस तरीके से जो है पेड़ पौधों की देखभाल करनी है, वनस्पतियों की, ठीक है। तो यहाँ पर उसके अंदर कौन सी बुद्धि आ जाएगी? प्रकृतिवादी। स्थानिक बुद्धि देखिए उनके अंदर होती है जो लोग वास्तुकार होते हैं, यानी कि जो लोग मैप वगैरह डिज़ाइन करते हैं या फिर जो लोग मूर्तियाँ डिज़ाइन करते हैं उनके अंदर जो है स्थानिक बुद्धि होती है। संगीत में बुद्धि उनके अंदर होती है जो कि सुर तय लय को अच्छी तरीके, सुर लय ताल को जो अच्छी तरीके से उनका एक संगम बैठा पाएँ, जैसे कि लता मंगेशकर हो गई और जो है अरिजीत सिंह हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? संगीत में बुद्धि होती है। अंतर्वैयक्तिक, देखिए एक होता है आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है, और एक होता है आपका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जिसमें कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है? जैसे कि आप लोगों ने इंटरनेशनल हाईवे सुना होगा, 2 या 2 से अधिक की जब भी बात हो, यानी बच्चा खुद के बारे में भी समझ पाए और दूसरों के बारे में भी समझ पाए, ठीक है। तो वहाँ पर उसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस होगी? इंटरपर्सनल, जब भी 2 से अधिक व्यक्तियों की बात हो। आप लोग इससे याद कर लीजिएगा, इंटरनेशनल हाईवे यानी 2 या फिर 2 से अधिक की बात हो रही है वहाँ पर। तो वहाँ पर आपका क्या होता है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। इसके अलावा जब भी इंट्रा की बात हो तो वहाँ पर सिर्फ सेल्फ खुद की बात होगी, जैसे कि जो गौतम बुद्ध हैं, ठीक है, जिनकी खुद के बारे में जाना, ठीक है, स्वयं का एक तरीके से स्वयं के ज्ञान के बारे में जानना, स्वयं के ऊपर जो एक तरीके से शोध करना, स्वयं के विचार को समझ पाना, तो उस व्यक्ति के अंदर कौन सी बुद्धि होगी? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होगी, है ना। तो ये जो है आपका यहाँ पर इसके बारे में नहीं दे रखा है, बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी हुई है, इसलिए मैंने आप लोग को यहाँ पर बता रखा। अब यहाँ पर लास्ट 2 क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? जो देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? बहुभाषावाद की, ठीक है। और पाठ्यक्रम कैसा हो? लचीला हो, मानकीकृत नहीं हो, यानी फिक्स नहीं हो। तो ये नहीं होगा, एक भाषावाद की नहीं, मल्टीलिंगुअल की बात करती है। एक ही क्लासरूम में कई प्रकार के जो है बच्चे यहाँ पर भाषा प्रदर्शित करे, भाषा को बोले, और बच्चे की जो मदर टंग होती है, मातृभाषा है, उसको बढ़ावा देने की बात करती है।
मूल्यांकन का मानकीकरण नहीं, मानकीकरण जो वर्ड है ये क्या होता है आपके एग्जाम के लिए एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है, ठीक है। तो मानकीकरण नहीं होना चाहिए बच्चे का। यहाँ पर जो है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। अगर हम बच्चे का आकलन करें या फिर जो है बच्चे का जो पाठ्यक्रम है वो भी कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, यानी बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंज लाएँ, बिल्कुल फिक्स्ड नहीं कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियाँ आज्ञाकारी और ईमानदार होती है और उनके अनुसार व्यवहार करती है। यह किसका उदाहरण, जैसे कि जो हमारे समाज में पहले से चीज़ें आ रही हैं, चली आ रही हैं कि लड़के जो है ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, या फिर लड़के जो है मैथ में ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां मैथ में अच्छी नहीं होती हैं, लड़के जो है रोते नहीं, लड़के बाहर के काम करते हैं, लड़कियां घरों के काम करते हैं। तो इस तरीके की जो धारणा है ये किसको प्रदर्शित कर रही है, जेंडर स्टीरियोटाइप को, लैंगिक रूढ़िवादिता को, ठीक है, जो हमारे समाज में बहुत पहले से चीज़ें चली आ रही हैं। तो यहाँ पर एक शिक्षिका जो है इसी चीज़ को फॉलो करे, क्योंकि वो तो यहाँ पर यही कह रही है ना कि जो लड़के वो अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियाँ जो है आज्ञाकारी और ईमानदार होती है। तो ये किस चीज़ को प्रदर्शित कर रही है, स्टीरियोटाइप को। कोई भी ईमानदार हो सकता है, कोई भी जो है आज्ञाकारी हो सकता है, चाहे वो लड़का हो या फिर चाहे लड़की हो। लड़कियां भी बुद्धिमान हो सकती हैं और लड़के भी बुद्धिमान हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो टीचर है वो किसको यहाँ पर जो है फॉलो कर रही है, जेंडर स्टीरियोटाइप को, जेंडर पक्षपात को। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जेंडर स्थिरता नहीं होगा आपका यहाँ पर, जेंडर समानता की तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक है, समता भी नहीं होगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर और रह गया, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है ना। देखिए जो समावेशी शिक्षा है इसका मतलब आपका क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक आपका क्लासरूम है, ठीक है, ये आपका क्लासरूम हो गया, ये आपकी समावेशी शिक्षा कहती क्या है इसको यहाँ पर समझिए। इसमें एक दृष्टि बाधित छात्र भी हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा इसमें एक श्रवण बाधित छात्र भी हो सकता है, इसके अलावा इसमें एक जो है वंचित पृष्ठभूमि वाला छात्र भी हो सकता है, और इसके अलावा एक जो है गिफ्टेड चाइल्ड भी इसमें हो सकता है, और एक सामान्य बच्चा भी क्लासरूम में हो सकता है। यानी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है, वो क्या कहती है कि हम सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड करें, समाहित करें, ठीक है। और ये किसकी बात करती है, इक्विटी की बात करती है, समता की बात करती है। समता आपका क्या होता है, एज पर नीड एजुकेशन देना, ठीक है, एज पर नीड की बात करती है, एज पर नीड एजुकेशन दे, यानी कि समता। इसका मतलब यहाँ पर समझिए, जैसे बच्चे की नीड है, जैसे बच्चे की ज़रूरत है, हम क्या करें उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल कि अगर एक दृष्टि बाधित छात्र है तो ऐसे में उसको हम स्पर्श करने वाली चीज़ें प्रोवाइड करें। अगर एक श्रवण बाधित छात्र है तो ऐसे में उसके सामने जो है चित्रात्मक चीज़ें प्रस्तुत करें, है ना। तो जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम उसको चीज़ें प्रोवाइड करें, यही क्या कहती है आपकी समावेशी शिक्षा कहती है। बट हम बच्चे को नियमित विद्यालय में ही भेजेंगे, ऐसा नहीं कि हम उसके लिए किसी अलग विद्यालय में भेजेंगे। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, सभी बच्चों को एक ही विद्यालय में इंक्लूड करके समाहित करने की बात करती है कौन, समावेशी शिक्षा है। चाहे बच्चा कैसा भी हो, श्रवण बाधित हो, दृष्टि बाधित हो, ठीक है, या फिर जो है बच्चे के अंदर किसी भी तरीके की दिव्यांगता हो। देखिए जो RTE 2009 है ये क्या कहता है कि हमें जो है विकलांगता वर्ड का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, हमें किस वर्ड का यूज़ करना है, दिव्यांगता का, ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटीज़, ठीक है, दिव्यांगता वर्ड का यूज़ करना है। ये विकलांगता वाला जो है वर्ड हमें यूज़ नहीं करना है, बच्चे के अंदर हीन भावना जो है आती है इससे, ठीक है। तो जो समावेशी शिक्षा है वो क्या कहती है कि हम बच्चे चाहे ऐसा भी हो, हम सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड करेंगे, समाहित करके एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और कैसी एजुकेशन देंगे, एज पर नीड, ठीक है, क्योंकि सिस्टम जो है बच्चे के लिए बना है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं बना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको जरा यहाँ पर समझिए, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है, फ्लेक्सिबल शिक्षा शास्त्र, यानी लचीला शिक्षा शास्त्र एज पर नीड की ही बात करता है कि जैसे बच्चे की ज़रूरत है हम क्या करें, अपने जो सिस्टम है उसमें थोड़ा बहुत चेंज लाएँ, मॉडिफिकेशन करें, ठीक है। अगर बच्चा चल नहीं पा रहा है तो हम लिफ्ट लगवाएं, उसको फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है, या फिर उसका ग्राउंड फ्लोर पे जो उसकी क्लासरूम को अटेंड करवाएं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगम्य इमारतें नहीं होनी चाहिए, बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को उसको प्रोवाइड करें, ठीक है, अगम्य मानसिकता भी नहीं, और मानकीकृत पाठ्यक्रम तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। तो फ्रेंड्स ये था आपका पूरा आज का सेशन, जिसमें कि मैंने लगभग आपके सभी टॉपिकों के क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। इसके अलावा मैंने सभी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके एक सेपरेट सेशन भी बनाया, जैसे कि आपका सोशलाइजेशन हो गया, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट हो गया, जीन प्याजे होंगे, ले वाइगोस्की हो गए, और लॉरेंस कोहलबर्ग हो गए, इसके अलावा RTE NEP, ठीक है। इन सभी की मैंने एक सेपरेट क्लास बनाई हुई है। तो अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों की तो आप उन क्लास को ज़रूर अटेंड करें, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अभी आपके पास जो है
लगभग 15 से 20 दिन का यहाँ पर टाइम बचा हुआ है। तो आप एक बार अगर उन क्लास को देख लेंगे तो एक आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा और आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि उसमें मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में सारी चीज़ें जो है कवर की हुई हैं। तो प्लीज़ आप लोग एक बार जो है उस क्लास को ज़रूर देखिएगा, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। क्लास कैसा लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और देखिए, अगर आपके कोई भी डाउट रह गए हों या फिर कोई भी क्यूरीज रह गई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर देखिए वीडियो जो होती है उसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जो हिंदी पेडागोजी की पूरी मैराथन क्लास है वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। CTP की तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट करा ही दिया। इसके अलावा जो भी प्रीवियस सेशन है अगर आपने वो नहीं देखे तो उनको जरूर देखिए। इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।